दिस इज संदीप आर्यन। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, हम कंप्लीट बात करेंगे कि जो आपके 2A यानी कि सेकेंड डे के जो शिफ्ट हुए उस एग्जाम के बारे में, और हम बात करेंगे कि जो आपके मार्क्स वर्सेस रैंक क्या हो, क्योंकि इस समय जो VIT का एग्जाम हुआ है, पिछले जो 8 पेपर हुए हैं उन 8 पेपरों में काफी जबरदस्त ढंग से चीटिंग हुई, इसलिए आपके जो मार्क्स वर्सेस रैंक और जो आपके जरूर बढ़ने वाले हैं। और साथ में हम बात करेंगे कि किस मार्क्स पे आपको किस कैटेगरी में कौन सी ब्रांच मिलेगी। इस वीडियो में हम कंप्लीट ब्रांच VIT वेल्लोर के जितने भी कंप्लीट ब्रांच की बात करेंगे, चाहे वो CSE हो, IT हो, ट्रिपल हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जितने भी ब्रांच आपको VIT वेल्लोर ऑफर कर रहे हैं उन सभी के ब्रांच के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में, ये वीडियो आपके लिए लंबे हो गए, यानी कि 20 से 25 मिनट की वीडियो हो गई, आप शुरू से अंत तक देखें। यदि आप कोई भी आपने इस वीडियो को देर स्टम्पिंग कर दें कि किस मिनट पे कौन से वीडियो किस टॉपिक पे बात की जाए, तो उसके लिए पहले धन्यवाद देता हूं। इसलिए आप कोई भी आप इसे स्टम्प कर सकते हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में मिलते हैं, और उसका आप कंप्लीट वीडियो देखें। यदि आपको वीडियो फिर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना भी हो सकते आप शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, जो कि अगले वीडियो बनाने में काफी हेल्पफुल होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप आर्यन। हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि आपका 8 पेपर कंप्लीट होने के बाद जो टोटल VIT का जो एग्जाम था उसके 8 पेपर अब तक कंप्लीट हो चुके, तो उसके कंप्लीशन के बाद आपके मार्क्स वर्सेज रैंक के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम कंप्लीट जितने भी VIT वेल्लोर में जो ब्रांच ऑफर होते सिर्फ फैशन टेक्नोलॉजी को छोड़कर, उन सभी ब्रांच के हम बारे में बात करेंगे कि उसके किस मार्क्स पे कितने रैंक बनेंगे। तो इसलिए ये वीडियो आपका लंबा हो सकता है। इसलिए यदि आपको कोई भी ब्रांच जो आपको पसंद हो और जानना चाहते हैं कि इस ब्रांच में क्या कट ऑफ होगी, किस मार्क्स पे कौन से कैटेगरी में मेरा एडमिशन हो सकता है, इसके लिए आप शुरू से अंत तक वीडियो देखें। आप पूरा जब वीडियो देखेंगे तो इसमें हर एक ब्रांच का, कंप्यूटर साइंस लेके बायोटेक तक, यानी CSE से बायोटेक तक सभी के बारे में बताया जाएगा। इसलिए क्योंकि हमने देखा है कमेंट सेक्शन में सभी ने कभी ECE, कभी ट्रिपल इन सभी ब्रांच के बारे में पूछते रहे, तो उन सब के लिए आज डिटेल वीडियो बना दिया गया है। तो आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला इंट्रोडक्शन, मेरा नाम संदीप आर्यन है, ठीक। मेरा बिट्स का स्कोर 303 था, JEE मेन 24 की, JEE एडवांस, WBG 3.5 और रैंक VIT रैंक 493 था, ठीक। इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले, हमके रैंक वर्सेस मार्क्स जाने से पहले, हमारे जो शिफ्ट हुआ 28 मई को टोटल 4 शिफ्ट हुए थे, 1A, 1B, 1C एंड 1D। इन चारों शिफ्ट के बारे में बात करते हैं कि इन शिफ्ट में जो पेपर ऑफ डे, क्योंकि इससे हमारे आगे की रैंक वर्सेस मार्क्स ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ से 2 से 3 मिनट में मैं डिफ़िकल्टी को क्लियर कर दूंगा। यदि आपने देख लिया है तो आप यहाँ से एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, आप आगे बढ़कर देख सकते हो। फर्स्ट ही तो इस पेपर की बात की जाए तो ईजी थे, ये भी पेपर आपके ईजी थे। ईजी के सेंस मतलब ये 5 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10। और 1C की बात की जाए तो ये मॉडरेट थे, इसको हम 6 आउट ऑफ 10 देंगे। और 1C भी आपके ईजी पेपर में थे, ये भी 5 आउट ऑफ, यानी कि जो फर्स्ट थे उनके 3 पेपर आपके ईजी में आए थे, जबकि 1 पेपर आपके मॉडरेट में। इस बात का ध्यान रखें। हम बात करते आगे 29 मई को। 29 मई को फर्स्ट हुआ 2A, 2B और 2T। 2C इस दिन नहीं हुआ, 2C हुए 30 मई को। तो 2A की बात की जाए तो ये पेपर अभी तक का सबसे टफ पेपर था। दैट मीन्स अभी तक जितने भी पेपर हुए तो उन सब में सबसे ज़्यादा टफ ये पेपर थे। उसके बाद ये ईजी थे। ये 2C का जो पेपर था जो कि 30 मई को हुआ, वो भी आपके ईजी पेपर थे। और ये भी पेपर मॉडरेट टू ईजी थे, मतलब उतना मॉडरेट नहीं थे। नहीं, ये भी 5 आउट ऑफ 10 थे, ये भी 5 आउट ऑफ 10 थे, और ये भी 5.5 आउट ऑफ 10 थे। यानी कि इन दोनों से कंपेयर की जाए तो इन दोनों से थोड़ा सा टफ थे। ओवरऑल देखा जाए कि 28 मई को सबसे टफ पेपर जो पूछा गया था 1C था। उसके बाद 1A कंपेरेटिवली 1D, ये दोनों बराबर थे। और इनसे थोड़ा सा टफ 1B था, ठीक।
29 को बात की जाए तो इसमें सबसे जो टफ पेपर पूछे गए वो 2A थे, उसके बाद लगभग उसके बाद थे 2B, उसके बाद 2C एंड 2D कंपैरेटिवली सेम पेपर पूछे गए थे। तो हम बात करते हैं कि ओवरऑल देखा जाए कि 28 और 29 मई में 20 और 29 में कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा इजी पेपर आए थे 28 को, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको अर्लियर डेज में जो आपको पेपर मिलेंगे वो काफ़ी इजी पेपर मिलेंगे रिस्पेक्टिव टू आपके जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे। ठीक, तो हम आगे हैं और इस वीडियो में बात करते हैं कि आपके इसमें हमको रैंक वर्सेस मार्क्स और ब्रांच, कि किस रैंक पर कौन सा मार्क्स होना चाहिए और इस मार्क्स पर आपको कौन सा ब्रांच प्रीफर करना चाहिए। दैट मीन्स कि यदि आपको कोई मार्क्स पे आपको बायोटिक मिल रहा है, ठीक, वो कैटेगरी 1 में मिल रहा है और उसी ब्रांच पर आपको IT भी मिल रहा है, तो आप उस समय कौन से ब्रांच को प्रेफर करें, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको लंबा जाएगा, इसलिए यदि आप शुरू से अंत तक वीडियो देखें ताकि आपके एक एक डाउट हो जो क्लियर हो जाए। क्या VIT रैंक को इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर, पहला डिफिकल्टी लेवल ऑफ VIT। तो डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो 1 फर्स्ट डे का पेपर सेकेंड डे के पेपर से हल्का था, यानी सेकेंड डे का पेपर जो था वो डिफिकल्ट था। दूसरा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड, जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के ट्रेंड थे, तो एक चीज बात करते हैं जो 28 को था, यदि आपने 73 प्लस अटेम्प्ट किए हो तो इसको वेरी गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। यदि आप 29 के पेपर में आए तो यदि आप 70 प्लस अटेम्प्ट किए तो इसे गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट APR, तो इसमें इस साल लगभग 3.2 लाख APR हो गए, जो कि अच्छा मतलब ज़्यादा संख्या है पिछले साल के कंपेयर से। और टोटल नंबर ऑफ सीट ऑफ एडमिशन, इसमें अप्रोक्स आप 8 के सीट मान सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जो मेन रीज़न है वो चीटिंग है, क्योंकि हर बैच हर जो स्लॉट थे उस स्लॉट में पेपर लीक हुए। तो ये जो मेन रीज़न था कि आपका जो VIT रैंक को अफेक्ट करेगा वो चीटिंग भी अफेक्ट करेगा। ठीक, तो हम आगे चलते हैं, इसमें हम बात करेंगे मार्क्स वैसे रैंक। तो चीटिंग होने के कारण आपके मार्क्स में 2 से 5 मार्क्स तक और रैंक में 300 से 500 तक वेरी कर सकते हैं। लेकिन जो 30th को पेपर है, ये 31st को जो पेपर है, 31st की पेपर की बात की जाए तो उसमें उससे पहले VIT एक एडवाइजरी जारी किया, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आप सभी को आप मेल किया है कि यदि जिसने भी चीटिंग की है उन सबको वीडियो को देखा जाएगा। यदि वो डिफॉल्ट पाए गए तो उन्हें कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से रोका जा सकता है। इसलिए होप करते हैं कि जिसका 31st को पेपर है वो ये काम ना दोहराए। अब मार्क्स करते हैं कि यदि आपका मार्क्स 77 से 80 के बीच में है तो आपके रैंक 1 से 200 के बीच में आएंगे। ठीक, यदि आपके 74 से 77 के बीच में तो 200 से 900 के बीच में रहेंगे। यदि आपके 74 से 69 है तो आपके 1K से 1.5K के मार्क्स के बीच में आएंगे। 1.2K होंगे 2K। यदि आपके 69 से 64 के बीच में तो आपके रैंक 2K से 5K में जा सकते हैं। इसमें प्लस माइनस 500 रैंक आगे पीछे हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। लेकिन उससे ज़्यादा वैरी नहीं करेंगे, प्लस माइनस 500 हो सकते हैं। यदि आपके 59 से 50 तो यानी कि 59 से 50 मार्क्स बीच में तो 500 प्लस माइनस 500 जा सकते हैं, उनसे ज़्यादा रैंक वेरी नहीं करें। यानी कि A मार्क्स, यदि आपके इतने मार्क्स आपने टेस्ट में स्कोर किए तो आपकी ये रैंक बनेंगे, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिले। जो ये रैंक बनेंगे वो आपकी चीटिंग के बाद, इसमें 1200 प्लस 1K कर लें, क्योंकि जैसे जैसे नंबर कम आएंगे उस समय वहाँ पे भीड़ बढ़ेगी। इसलिए जो चीटिंग के बाद बनेंगे उस बात का ध्यान रखें। अब बताते हैं CSE का कट ऑफ का कोर का क्या होगा और स्पेशलाइजेशन का।
यदि 1 से 1K के बीच में यदि आपका रैंक आता है तो आपको CSE कोर कैटेगरी 1 में मिलेंगे और ये लेना चाहिए, और उसी कोर में आपको CSE स्पेशलाइजेशन मिलेगी। यानी वहाँ पर आपके लिए दोनों ऑप्शन रहेंगे, आप CSE कोर भी चूज कर सकते हैं या CSE स्पेशलाइजेशन। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यहाँ पे बात करेंगे कि आप CSE कोर को मोर प्रेफर करें रेदर देन CSE स्पेशलाइजेशन। अब बात करते हैं जब कैटेगरी 2 में आते हैं तो जिसका रैंक 1K से 1.2.5K था उन्हें कैटेगरी 2 में CSE कोर अलॉट होंगे, और जो स्पेशलाइजेशन चाहिए वो कैटेगरी 1 में मिल जाएंगे। स्पेशलाइजेशन आपको कैटेगरी 1 जिसका रैंक 3.5 से 3.7 कैटेगरी 3 में और ये कैटेगरी 2 में। तो इस समय जो यदि आप बैकग्राउंड मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो आप यहाँ तक भी CSE कोर कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस रैंक में आए तो दैट मीन्स आपकी कैटेगरी इंक्रीज हो रही है। इसके लिए आप दूसरे मतलब IT और CSE स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं। जो कैटेगरी 4 में है उसमें आपको कोर लेने के बजाय आपको CSE स्पेशलाइजेशन और IT की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उन दोनों में CSE स्पेशलाइजेशन और IT इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते, और साथ बात की जाए सिर्फ वेलोर कैंपस की तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती। इसलिए इस रैंक पर यदि आपको IT को प्रीफर करना चाहिए, यदि रैंक आपका 6 से 8 के है तो आपको कैटेगरी 5 में CSE कोर मिलेंगे, और कैटेगरी 3 इस समय भी आपको IT या तो CSE स्पेशलाइजेशन की तरफ देखना चाहिए। यदि 8K से 15K में तो आपको नहीं मिल सकते, या तो मिल भी सकते या तो नहीं मिल सकते, वो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल पर बात की जाएगी। और जब इस बीच में तो आपको कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 में आपको CSE स्पेशलाइजेशन मिल सकते। इन दोनों जब कैटेगरी में आए, यहाँ से आप जब कैटेगरी में आए तो आप IT की तरफ भी ऑप्शन को थोड़ा देखें। यदि आपका रैंक 15K के बाहर है तो CSE कोर मिलने की चांस बहुत कम है। और बात की जाए कैटेगरी 2 आपको CSE स्पेशलाइजेशन मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कट ऑफ IT के लिए, IT ब्रांच के लिए। जो IT दैट मीन्स इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, IT। तो हम यहाँ पे IT के बारे में बात करेंगे। तो IT में क्या होगा कि आपके जो रैंक है यदि 1.2.5K के बीच में तो आपको आराम से IT में ब्रांच मिलेंगे। यदि आपके 2.5 से 7K के बीच में तो आपके कैटेगरी 2 में आराम से, और कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में स्पेशलाइजेशन के साथ। यदि आपके 7K से 12K के बीच में तो आपको कैटेगरी 3 में और यहाँ कैटेगरी 2 में आपको ब्रांच मिलेंगे। यदि आपके 12K से 22K के बीच में तो आपको कैटेगरी 4 में और कैटेगरी 3 में। तो इस समय जब आप इस कैटेगरी में आए, कैटेगरी 4 में आए, तो आप यहाँ पे IT के अलावा आपको ट्रिपल E का ऑप्शन देखना चाहिए। यदि आपका फाइनेंशियल कंडीशन है तो, यदि आप फाइनेंशियली मजबूत हैं तो आप ले सकते हैं, इसमें नो इशू। यदि आपका रैंक 22,000 से 40,000 के बीच में तो आपको कैटेगरी 5 की तरफ जाना चाहिए और कैटेगरी 4 की तरफ। यदि आपका रैंक 40,000 प्लस है तो हो सकता है कि आपको ब्रांच वहाँ पे अलॉट ना हो। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या है। तो देखा जाए कि बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की तो इसमें वेल्लोर कैंपस की, हम इस वीडियो में सिर्फ वेल्लोर कैंपस की बात करेंगे। तो जब वेल्लोर कैंपस की बात की जाए तो सिविल के लिए आपको जो मार्क्स चाहिए, यदि आप 30+ मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो आपको 20+ स्कोर मार्क्स कर रहे हैं तो आपको सिविल मिलेंगे। इसके मतलब ये कैटेगरी का बात नहीं करें, सिर्फ सिविल के। यदि आप 35+ ये अप्रोक्स 40+ यदि आपने स्कोर किया है तो आपको कैटेगरी 1 में सिविल मिलेंगे। यदि आपने 35 या उससे कम के मार्क्स का स्कोर किए, 35 और उस 40 के बीच में किए, तो आपको कैटेगरी 2 में मिलेंगे। मैं टोटल यहाँ पे 5 कैटेगरी की बात करूँगा। यदि आपने 28 मार्क्स के आसपास स्कोर तो आप कैटेगरी 3 में मिलेंगे। यदि आपने 22 तो कैटेगरी 4 में आप मिल जाएंगे, और यदि आपने उनसे स्कोर कम किया है तो आपको कैटेगरी 5 में मिलेंगे। तो इसके साथ अब देखा जाए कि आपको एक ऑन एवरेज बात की जाए कि आपको क्या करना चाहिए था सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो यदि आपके मार्क्स 20+ मार्क्स आ रहे हैं
तो आपको सिविल ब्रांच मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो इसलिए आप वहाँ पे सिविल देख सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली रिकमेंड है इस कि आप जब सिविल की बात आए तो आप कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 में ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे फीस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम ये नहीं कहते इसमें स्टूडेंट नहीं जाते, लेकिन मेरा पर्सनली रिकमेंडेड है, इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के, तो केमिकल इंजीनियरिंग VIT वेल्लोर की बात की जाए तो यदि आपने इसमें भी 15+ यदि आपका स्कोर है तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग का कि ब्रांच आपको अलॉट हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अब बात करते हैं इसके लिए मार्क्स और कैटेगरी और रैंक। तो यदि आपके मार्क्स 15+ हैं, 15 से 20 मार्क्स के बीच में, तो आपको कैटेगरी 5 में आपको मिलेंगे केमिकल इंजीनियरिंग। यदि आपके 20 से 25 मार्क्स, 25 या 24 मार्क्स के बीच में, तो आपके कैटेगरी 4 में मिलेंगे। यदि 24 से 28 के बीच में तो कैटेगरी 3 में मिलेंगे, और 28 से यदि आप 30 से 35 के बीच में तो आपको कैटेगरी 2 में, और 35 से 40 के बीच में तो आपको कैटेगरी 1 में मिलेंगे। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यदि आप 35 से 40 के 35+ मार्क्स कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी 1 में केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको कैटेगरी 1 में आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की, ट्रिपल की। तो इसका भी मतलब पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ वर्ष से इसका जो मांग है वो इंक्रीज किया। तो यदि आप इसमें 45+ स्कोर कर रहे हैं, 45+ स्कोर कर रहे हैं, तो आपको ट्रिपल के ब्रांच अलॉट होंगे, वो भी कैटेगरी 1 में। तो हम बात करते हैं यदि आपका 45 से 38 के बीच में, तो आप कैटेगरी 2 में आपको ब्रांच मिलेंगे। यदि 38 से 33 के बीच में तो आपको कैटेगरी 3 में मिलेंगे। यदि आपके 33 से 29 के बीच में तो आपको कैटेगरी 4 में मिलेंगे। और यदि आपके इससे नीचे 29 से कम है तो आपको कैटेगरी 5 में आपको मिलेंगे। तो मेरा ट्रिपल में रिकमेंडेड है कि आप यहाँ तक ब्रांच ले सकते हैं, कैटेगरी 4 तक आप ब्रांच ले सकते हैं, लेकिन कैटेगरी 5 में ब्रांच लेना उचित नहीं है। इसलिए आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इन इंस्ट्रूमेंटल एनर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में करना है। तो यानी कि स्पेशलाइजेशन की बात हो गई। तो इसके लिए आपको यदि आप इसका 15+ स्कोर आप कर रहे हैं तो आपको इस ब्रांच में आपका एडमिशन हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं सिर्फ बेल्लौर कैंपस की इस वीडियो में। अब हम बात करते हैं आगे कि जब आपका इसमें एडमिशन हो सकता है, तो इसके लिए आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना कि यदि आप 15+ स्कोर कर सकते हैं एडमिशन, तो यहाँ पे हम अब बात करते हैं कि आपको मार्क्स के बारे में और कैटेगरी के बारे में। यदि आप 15 से 20 के बीच कैटेगरी आप 5 जा सकते हैं। उसी तरह 20 से 25 के बीच में आप कैटेगरी 2 से 4 में जा सकते हैं। 25 से 29 के बीच में आप कैटेगरी 3 में जा सकते हैं। यदि आप 35+ स्कोर कर रहे हैं, 38+ स्कोर कर रहे हैं, तो आपको आराम से यहाँ पे कैटेगरी 1 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आपको आराम से मिल जाएंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, यानी कि ECE के लिए। तो इसके लिए आपको मिनिमम 50+ मार्क्स करने होंगे कैटेगरी 1 के लिए। 50 नहीं, 48+ मार्क्स करने होंगे कैटेगरी 1 के लिए। 42+ मार्क्स करने होंगे कैटेगरी 2 के लिए। 38+ मार्क्स करने होंगे कैटेगरी 3 के लिए। 34+ मार्क्स करने होंगे कैटेगरी 4 के लिए। और 30+ मार्क्स करने होंगे कैटेगरी 5 के लिए। तो यदि आपको ECE में, आपको वेल्लोर कैंपस में आपको ब्रांच चाहिए, तो आपका जो आइडियल स्कोर होना चाहिए वो 30+ होना चाहिए। यदि आपका स्कोर 30+ से ऊपर है तभी आपको ECE में वहाँ पे सीट अलॉटमेंट होंगे। यदि आपके उससे कम का स्कोर है तो आप वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको वहाँ पर कोई ब्रांच आपको मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन बायोमेडिकल। अब यहाँ पर जब स्पेशलाइजेशन की बात आए तो इसका कोर्स से -10 मार्क्स अप टू द कर सकते हैं। तो इसलिए
अब जब हम कोर्स से -10 की बात करें, जब -30 पे थे तो यानी आपके 20 प्लस मार्क्स में आपको कैटेगरी 5 में एडमिशन हो जाएंगे। उसी तरह आप -10 मार्क्स कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आपके कोर ब्रांच के बाद स्पेशलाइजेशन में मार्क्स डिक्रीज करते हैं, इसलिए आप ये खुद से करके देख लें। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो इसका भी कट ऑफ जनरली हाई जाता है, तो इसके लिए आपको 48 प्लस के स्कोर आपको करने ही होंगे। कैटेगरी 1 की बात की जाए तो आपको 48 प्लस स्कोर करने होंगे। कैटेगरी 2 की बात की जाए तो आपको 42 प्लस स्कोर करने होंगे। कैटेगरी 3 की बात की जाए तो इसके लिए आपको 35 प्लस का स्कोर करना होगा। और कैटेगरी 4 की बात की जाए तो आपका जो स्कोर होना चाहिए वो लगभग 30 प्लस होना चाहिए। और कैटेगरी 5 की बात की जाए तो आपके 25 प्लस के स्कोर होने चाहिए। यानी कि इन चारों, यदि आप 25 प्लस से स्कोर से ऊपर कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, यदि आपने ब्रांच में आपने कैटेगरी को मैटर नहीं किया है तो आपको आराम से एडमिशन मिल सकते हैं। पहले और अब इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी IT की हम बात कर चुके हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पिछले कुछ दिन साथ करके ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, कुछ दिनों में इसका स्कोप में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। ये सिर्फ भेल्लोर कैंपस में है, तो आपके स्कोप में काफ़ी इंक्रीज हुआ, सो दैट इसके मार्क्स वर्सेज रैंक इंक्रीज हो। तो इसके लिए यदि आपने 25 प्लस आपका स्कोर है तो आपको कैटेगरी इस पर मैटर नहीं करेगा। तब यदि आप कैटेगरी मैटर नहीं करता है तो आपको मैकेनिकल विद स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में मिल जाएगा। सिर्फ ऑटोमोटिव की हम बात कर रहे हैं, ऑटोमोटिव लगने के कारण इसका कट ऑफ जा रहा है। यदि आप मैकेनिकल अदर स्पेशलाइजेशन के साथ रहे तो आपके 20 मार्क्स पे आपके हो जाएंगे, लेकिन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की बात की जाए तो आपके 5 मार्क्स इंक्रीज। यदि आपके 25 प्लस है, यदि आपके 30 प्लस है तो आपको कैटेगरी 4 में एडमिशन हो जाएंगे। 34 प्लस है तो आपके कैटेगरी 3 में एडमिशन हो जाएगा। 39 प्लस है तो आपको कैटेगरी 2 में हो। यदि आपका 43 प्लस मार्क्स कुछ भी आ रहे हैं तो आपके कैटेगरी 1 में ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। हम बात करते हैं आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। तो पिछले कुछ वर्षों से बात की जाए कि पिछले कुछ वर्ष की लास्ट ईयर की बात की जाए तो आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप है वो काफ़ी इंक्रीज किया है, क्योंकि इसमें नट बोल्ट खोलने का काम रहता है, तो इसलिए ये काफ़ी इंक्रीज किया है। और इसमें देखा जाए तो यदि आपका आइडियल स्कोर हम बता देते, यदि आप 28 प्लस ने आपने स्कोर किया तो आप एक सेफ जोन में। तो इसके लिए आपको 28 प्लस का स्कोर, हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ 18, यानी 80 में आपने 28 प्लस स्कोर किया तो आप सेफ जोन में। तो इसकी बात की जाए कि सेफ जोन का मतलब ये नहीं कि आप कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5, तो इसमें आप यदि आपका 21 से 20 प्लस मार्क्स है, 21 प्लस है और 28 से कम है तो आपको कैटेगरी 5 में एडमिशन होंगे। 28 से 35 के बीच में कैटेगरी 2 जा सकते हैं। 33 की, यदि आपके 33 से कैटेगरी 4 से 33 से 36 के बीच में आप कैटेगरी 3 वाले जा सकते हैं। और 36 से 39 के बीच में आपके कैटेगरी 2 वाले जा सकते हैं। और 40 से 40 प्लस मार्क्स यदि आपके हैं तो आपके कैटेगरी 1 में आराम से एडमिशन होंगे। तो इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो आपके 40 प्लस मार्क्स होने चाहिए। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल एनर्जी, तो इसके लिए आपको मिनिमम 12 प्लस मार्क्स चाहिए, क्योंकि इसका स्कोप VIT मतलब अभी के जनरल के समय में ज़्यादा नहीं, इसलिए इसके 12 प्लस यदि आपने स्कोर किया, यानी 12 से 18 के बीच में आपको कैटेगरी 5 में आप आराम से एडमिशन मिल सकता है। यदि आप 18 से 23 के बीच में तो आपको कैटेगरी 4 में आराम से एडमिशन मिल सकता है। यदि 23 से आप 29 में तो कैटेगरी 3 में मिल सकता है। आप 29 से 35 के बीच में तो कैटेगरी 2 में मिल सकता है। और उससे ऊपर है तो आराम से आपको कैटेगरी 1 में एडमिशन हो जाएगा। हम बात करते हैं मैट्रोनिक्स एंड ऑटोमोटेशन, ये सिर्फ VIT भेल्लोर की बात करें। VIT भेल्लोर में जो ब्रांच इस बार हैं, जो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसी के ब्रांच के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि इसके लिए आपको 10 प्लस, यदि आपने 10 प्लस स्कोर किया है तो आपको यहाँ मिल सकता है, लेकिन मैं कभी भी ये ब्रांच रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो 10 प्लस मार्क्स यदि आपने किया तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले
यदि आपका मार्क्स 10 to 15 है तो आपको कैटेगरी 5 में एडमिशन हो जाएंगे। 15 to 20 है कैटेगरी 4 में हो जाएंगे। 20 प्लस से 25 के बीच में तो आपके कैटेगरी 3 में, और 25 से 30 के बीच में तो कैटेगरी 2 में, और 30 प्लस मार्क्स है तो आपके आराम से कैटेगरी 1 में एडमिशन हो जाएंगे। फैशन टेक्नोलॉजी सिर्फ ये चेन्नई में है, इसलिए हम इस वीडियो में हम चेन्नई के बारे में बात नहीं करते। इसी के साथ जितने भी ब्रांच हो जो स्पेशलाइजेशन की, स्पेशली मैंने बात नहीं किया, स्पेशलाइजेशन को एक साथ इंक्लूड किया, तो जितने भी ब्रांच इस समय VIT में ऑफर कर रहे हैं उन सारे ब्रांच का मैंने एक लगभग अप्रॉक्स कट ऑफ बता दिया है। तो आपके लिए गुड न्यूज क्या है कि यदि आप इस वीडियो पे 100 प्लस यदि लाइक 300 प्लस लाइक यदि होता है तो मैं आप लोग के लिए VIT काउंसलिंग जो शुरू होगा उसके लिए मैं एक स्पेशल मीटिंग अरेंज की जाएगी, जिसमें 4 से 5 लड़के होंगे जो VIT काउंसलिंग के काम में लगे रहेंगे और वो आपको बताएंगे कि किस मार्क्स पे कौन से रैंक हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको 300 प्लस इस वीडियो पे लाइक आना चाहिए और 2K प्लस भी हो जाएंगे, तभी मैं आपके लिए VIT काउंसलिंग से बात कर सकता हूँ और आपके जितने भी डाउट्स हैं कि आपके किस मार्क्स पर क्या मिल रहे हैं, क्योंकि उस समय आप जितना जल्दी आप 2K लाइक व्यू प्लस आप 300 लाइक पहुँचा दें तो हम उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। इसी के साथ आपने अभी तक वीडियो को शुरू से अंत तक देखा हो, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो आगे मिलते हैं, धन्यवाद।